चंदा एक बदसूरत सी काली लड़की थी। बड़े से घुंघरीले बाल, बेडौल शरीर, धंसी हुई आंखें। एक सामाजिक परिभाषा के अनुसार जो खूबसूरती का मापदंड रखा जाता है, उस हिसाब से वह दुनिया की नज़र में बदसूरत कहा जा सकता है। काली थी वह, काली बदसूरत। कितना अजीब होता है न सुनने में। काली बदसूरत सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, पर अब वह आदी हो चुकी थी चंदा, और खुद को उसने समझा भी लिया था कि काली है और बदसूरत है। एक बदसूरत लड़की है जिसे ईश्वर ने कोयले से बनाया है। प्रकृति के हमेशा खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन पतझड़ भी उन्हीं रंगों का बजरंग रूप है। और ऐसे ही पतझड़ उसके जीवन में भी थी, जिसके बाद बसंत आने की कोई आशा नहीं थी। चंदा ने एक दिन खोई हुई रुआसी मुंह बनाकर अपनी माँ से पूछी, काला रंग खूबसूरत नहीं होता है माँ, लेकिन रात सबको पसंद होती है। ऐसा क्यों है माँ? रात सबको पसंद है, लेकिन मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? अपनी माँ देविका से पूछी चंदा ने। देविका बोली, नहीं चंदा, ऐसा नहीं है। तुम खुद की नज़र से देखो, मेरी नज़र से देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि। देविका ने बड़े प्यार से चंदा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम सबसे अलग खूबसूरत हो, बिल्कुल अलग। फिर चंदा डबडबाई हुई अपनी माँ से फिर सवाल करती है, माँ क्या तुमने कभी अमावस्या का चांद को देखा है? देविका बोली, अमावस्या को चांद नहीं देखा जाता। फिर चंदा बोली, तो फिर मेरे चेहरे पर आपको खूबसूरती कैसे दिख जाता है माँ? मैं चंदा नहीं हूँ माँ, मुझे चंदा नाम क्यों आप रखी? मैं अमावस्या ही हूँ, मुझे क्यों चंदा कहती हो आप? देविका गले लगाते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। चंदा अपनी माँ की गले से खुद को आज़ाद करते हुए पूछी, माँ क्या मैं एक बात पूछूं? देविका ने सहमति में सर हिलाई। हाँ बेटा पूछो, चंदा ने फिर सांस भरते हुए बोली। क्या पापा ने भी तुम्हें मेरी वजह से छोड़ा है ना? देविका फूट पड़ी। नहीं चंदा, गलत सोच रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। हम दोनों के विचार मिले ही नहीं, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। तुम उसकी कारण नहीं हो। अब चंदा उठकर जा चुकी थी, लेकिन उसका सवाल उसकी माँ को अतीत में छोड़ आया। यह बात सच्ची थी, प्रकाश ने देविका को चंदा की वजह से ही छोड़ा था, लेकिन उसे प्रकाश से कोई शिकायत नहीं थी। देविका के पति आखिरी गलती उसकी भी कहाँ थी? बस उस काली रात न होती तो आज हम दोनों साथ होते, लेकिन गलती तो मेरी भी नहीं थी। न दोनों ही गलत नहीं थे, फिर भी हम अलग हो गए। देविका यादों के गहराई में खोई हुई थी। काश हम दोनों साथ होते। देविका की आंखों में आंसू थी, पर वह लेकिन समय के साथ साथ खुद को अब देविका बदल चुकी थी। चंदा मतलब उजाला होता है, लेकिन चंदा खुद को अपने आप को अमावस्या ही समझती थी। अपनी ज़िंदगी को एक अमावस्या ही की तरह समझती थी। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बजरंग बीते जा रही थी, न किसी से बात करना, न घर से निकलना। उसकी ज़िंदगी बस घर और माँ में सिमट कर रह गई थी। अगले दिन देविका ने चंदा से कहा, तुम बाजार से सामान ला दोगी? आज मैं बहुत थक गई हूँ। चंदा ने कहा, माँ तुम्हें पता तो है ना, मैं बाजार नहीं जाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाजार निकलना। देविका ने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ बेटा, क्या मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? चंदा अनमने मन से बोली, ठीक है माँ, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, जा रही हूँ। खुश होते हुए देविका ने बोली, थैंक यू बेटा। देविका किसी न किसी बहाने से चंदा को बाहर भेजती थी, ताकि वह बाहर निकलने में सहज महसूस करे और खुद को अच्छा फील करे और मोटिवेट हो सके। लेकिन हर समय कुछ ऐसा हो जाता है कि चंदा टूट जाती है। उस दिन भी यही हुआ। बाजार में खड़े कुछ लड़के ने उसे भैंस कह दिया, लेकिन वह करती भी क्या, सिवाय सुनने की। रोते हुए घर आ गई चंदा। पूछा, क्या हुआ चंदा, क्यों रो रही हो? चंदा, माँ क्या मैं भैंस दिखाई देती हूँ? क्या मैं इतनी गंदी लगती हूँ? देविका बोली, नहीं चंदा, ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों सोच रही है? तो माँ फिर जिसको जो मन में आता है क्यों बोल देता है? क्या मैं जानवर हूँ जो मुझे लोग जानवर समझते हैं? देविका गहराई सी खोई हुई लफ्ज़ों में बोली, बेटा यह दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ अच्छाई की कदर नहीं है।
चंदा के अंदर समाज और खुद के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी काली ही रहेगी। उसके जीवन में निरस्ता ने जगह बना ली थी। अब वह अपनी माँ से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे की खिड़की से बैठी देखती रहती थी, कभी डूबता सूरज तो कभी पेड़ों से गिरते पत्तों को। यही उसकी पसंदीदा जगह थी। वह खिड़की और उसके पास गिरते पत्तों, इसी में उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। ऐसे ही एक शाम पेड़ों के झुरमुट से दूर सी छित में डूबते सूरज को देखते हुए कुछ दूर निकल जाती है। वह समुंदर का एक शांत किनारा था जिसका फाटक बंद कर रखा था प्रशासन ने। फिर भी चंदा उसके पास आ गई। सूर्य ढलने को था, आसमान माधे नारंगी में रंगा हुआ था और समुंदर बेहद शांत था। वह हल्के से गर्म रेत पर आकर बैठ गई। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें यूं ही घूरते घूरते एक ऐसी जगह जाकर रुकी जिससे उसकी आंखें सिकुड़ कर गोल हो गई। गौर से उस स्थान को गौर से देखने लगी जहाँ पर उसे कुछ अजीब दिखा। एक झटके में उठी और उस स्थान के करीब जाने लगी। जैसे जैसे पास पहुँच रही थी, करीब पहुँच रही थी, उसे दृश्य साफ नजर आ रहे थे। पास जाकर देखती है कि एक नौजवान युवक मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उसके गर्दन के नीचे से जख्म बने हुए दिखाई दे रहे थे और जगह जगह से सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था। धूल और मिट्टी से पूरे शरीर सना हुआ था। चंदा उसके पास गई, धूल मिट्टी को साफ कर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, जो उसके ख्याल से मालूम पड़ा कि बिल्कुल अजनबी है उसके लिए। चंदा ने फिर उस नौजवान युवक की सीने पर सर रख कर उसके धड़कन को सुनने की कोशिश की, जिससे मालूम पड़ा कि उसकी सांसें चल रही थी, धीमे धीमे कुछ सांसें चल रही थी। चंदा ने पूरी कोशिश से उस शख्स को किसी तरह उठाई और किसी तरह घसीटते घसीटते बहुत कोशिश और बहुत प्रयास के बाद लुढ़कते गिरते तलमलाते घसीटते अपने घर को ले आई। एक साफ बेड पर लिटाने के बाद गर्म पानी से जख्म को साफ की, बदन के सारे स्थान पर लगे हुए ब्लड को साफ की, कटे छटे स्थान पर मलहम लगाती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरा था क्योंकि गर्दन के नीचे जो गाढ़ा स्थान बना हुआ था उसमें गोली फंसी हुई थी। उसे भी कुछ औजार की मदद से निकाल फेंकती है। इस दौरान उस शख्स को होश आने लगता है। दर्द के कारण उसके मुंह से सिसकरी निकलता है, बिलबिलाने लगता है और इस दौरान अनजाने में ही चंदा को कस के पकड़ लेता है। वह उसकी जिंदगी की पहली इस हरकत से उसकी बदन कांप जाती है, लेकिन तुरंत ही खुद को सहेज कर पूरे ध्यान से पट्टी करने में लगा देती है। आज तीसरा दिन था और उस शख्स को होश आ रहा था। उस शख्स का नाम था निक। जब अपनी आंखें खोला तो खुद को पाया एक छोटे से रूम में। इसमें छोटे छोटे फर्नीचर थे और खिड़की के दरवाजे को चीरते हुए सूर्य की रोशनी उसके बेड तक आ रही थी और सर भारी महसूस हो रहा था। खुद को आज तीसरा दिन अच्छा फील कर रहा था। अपनी आंखों को कपकपाते हुए पूरी तरह से अच्छा से खोला और उसे पिछले पूरी घटना याद आ गई और उसे यह भी याद आ गई कि 3 दिन से उसे एक महिला और एक लड़की उसकी सेवा कर रही है पूरी तरह से। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? आपकी जख्म अभी हरा है, देविका उस कमरे में प्रवेश होते हुए बोली। एक हाथ में गर्म पानी लिए हुए चौक के देखते हुए निक से पूछा, आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? तो देविका सब बताती है कि मेरी बेटी को आप मिले थे घायल अवस्था में। आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम निक है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे पापा के पार्टनर ने मुझे मार कर वहाँ फेंक दिया था। मुझे इतना याद है कि मुझे एक गोली लगी थी और मैं वही ढेर हो गया हूँ। उसके बाद मुझे जिस दिन गोली निकल रही थी उस दिन थोड़ा सा याद है, उसके बाद कुछ ज़्यादा याद नहीं। इतना कहकर निक ने अपना शर्ट उठाया और खुद को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा, एक ओट में टकरा कर संभल गया। तब तक सारी बातें सुन चुकी थी। चंदा ने कमरे में प्रवेश किया और गिरने से निक को संभाल ली। यह क्या कर रहे हैं आप? अभी आप बहुत कमज़ोर हैं, आपकी अभी काफ़ी ट्रीटमेंट बाकी है, एक डॉक्टर की तरह ख्याल जताई। निक को तुरंत याद आया कि वही लड़की है जिसने मेरी 3 दिन से सेवा कर रही है। धुंधला धुंधला सा याद आया। चंदा ने फिर से बेड पर बहुत आहिस्ता से लिटाई। निक ने बहुत अजीब
गरीब असमंजन में पड़े हुए सोचने लगा, मुझ पर ही लड़की हुक्म कर रही है जिस पर मैं सारी दुनिया पर हुक्म करता हूँ। इसकी मजाल तो देखो, अजीब लड़की है। पर इस तरह से डांटना, हुक्म करना निक को अच्छा लग रहा था। 28 वर्षीय, दूध सा गोरा रंग, गुलाबी होठ, काली झील सा आंखें, मखमली बदन, 6 फुट 3 इंच का गबरू नौजवान। जो भी लड़की देखती बस उसमें खो जाती थी। और निक को भी घमंड था कि वह सबसे अलग खूबसूरत है। चंदा इतनी खूबसूरत अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। निक के जख्मों पर मलहम लगाते वक्त, पट्टी करते वक्त चंदा के हाथों का सफ़र निक को एक अजीब से सिहरन दौड़ जाते थे, एक सुर्खियों में खो जाता था। उसकी ज़िंदगी में पहले कभी एहसास नहीं हुआ ऐसा। उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां हैं, लेकिन उसके लिए कुछ यह अलग ही एहसास था, अलग ही फीलिंग हो रहा था। उसे लगता था, उसके मन में ख्याल आता था कि मैं यूं ही बीमार रहूं और ज़िंदगी भी इसके हाथों के सफ़र मेरे कंधे पर रहे। और इधर चंदा, उसके लिए तो मानो दुनिया में ही जन्नत मिल गई है। अपने जीवन में इससे बड़ी खुशी कभी नहीं फील की। एक अजीब सी खुमारी में जी रही थी, अजीब एहसास, अत्यंत ही खुश। उसके करीब रहना स्वर्ग सा सुंदर लग रहा था। उन दोनों इन ख्यालों से निकला। निक ने उन सब से विदा लेकर अपने घर को चला गया। इधर चंदा के दिल बैठे जा रहा था। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, पर खुद को आंसू को छिपा ले रही थी। पलकों के अंदर पी जा रही थी और खुद को कोस भी रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कैसे सोच सकती हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी इंसान भला कैसे मुझे पसंद कर सकता है। यह तो मेरी हालत में हो रही है ना। हाँ, इसे जाना भी चाहिए। इसका अपना घर परिवार फैमिली है, और मैं क्यों बावली हुई जा रही हूँ। भला मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक बदसूरत सी काली लड़की, जिसे दुनिया की ठोकर ने इतना कुचला कि एक गीली लकड़ी के राख की तरह बन के रह गई। निक घर पहुंचता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, बहुत उनका ख्याल रखते हैं, पर निक कुछ उलझा से दिखाई देता है। उसको कुछ काम में मन नहीं लग रहा था, दोस्तों के पास, न तालाब के किनारे, न ऑफिस में। सोचता है वह कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुद से झुंझलाता है और आखिरकार अपने दिल से मजबूर होकर चल देता है चंदा से मिलने के लिए। और इधर चंदा अपने घर के पीछे बगीचे में कुर्सी पर बैठे अपने पीठ कुर्सी पर टिकाए हुए बैठी थी। एकटक गिरते हुए पत्तों और डूबते हुए सूरज को देख रही थी। एकाएक उसकी नज़र निक पर गई। निक को अपनी तरफ आता देख अचंभित सा हो जाती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि मेरी कोई वहम है, मेरी ख्याल है यह सब। पर अपने आप को चीटी काटी तो यकीन हुआ। फिर भी उसे सपना ही लगा रहा था। एकदम से निक उसके पास आकर बैठ गया बगल में। चंदा सॉफ्ट होकर उसे देखती जा रही थी। खुद को कुछ देर नियंत्रित करके एकाएक बोल पड़ी, आप यहाँ कैसे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। निक 7-8 सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसके बाद बहुत सॉफ्ट लहजे में बोला, तुम्हारी वजह से तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे रही हो। चंदा के चेहरे पर ढेर सारे उलझन के भाव उभर आए। आंखें गोल हो गई और बहुत ही छोटी शब्दों में और धीरे से बोली, पर मैं कैसे नहीं जीने दे रही हूँ आपको। मुझे बताइए, मैं किस वजह से आपके दुख के कारण बनी हूँ, किस वजह से आपको मुझसे परेशानी हो रही है। अगर मैं आपके दुख के कारण बनी हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपके दुख के कारण ना बनूँ। अगर मुझे इस दुनिया में रहने से तकलीफ़ है तो मैं इस दुनिया भी छोड़ दूँगी आपकी खुशी के लिए। निक उसकी एकदम से करीब आ गया, उसकी आँखों की करीब, उसकी चेहरे की एकदम से करीब, इतनी करीब कि चंदा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इतनी पास उसके दिल में खलबली सी मच चुकी थी। फिर निक लरजते हुए शब्दों में कहा, तुम्हारी उलझी हुई आंखें मुझे परेशान करती है। तुम्हारी यह बेजान सी होठ मुझे परेशान करती है। तुम्हारी यह बदन जिसमें कोई आकर्षण नहीं है और मुझे जीने नहीं देती। मुझ पर 1000 लड़कियां मरती हैं, फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। जब से यहाँ से गया हूँ तुम्हारी ख्याल मेरे दिमाग पर चढ़ गई है, और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ।
मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा और मैं यही बात बताने आया हूँ। कल मेरे घर पार्टी फंक्शन है, मेरी माँ की एनिवर्सरी, जिसमें तुम्हें आना है। मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि मेरे दिल को, मेरी सांस की, मेरे रूह को तुम्हें देखकर ही सुकून और चैन मिलेगा। जब तुम मेरी नज़रों के सामने न होती हो तो मैं पागल सा होता हूँ। मेरी अपनी दिल होकर भी मेरे साथ नहीं देती। मेरी अपनी आँखें हैं पर हर वक्त तुम्हें तलाब करती है। मेरी अपनी धड़कन है पर मेरी अपनी होकर भी पराया है। सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, हर हाल में तुम्हें आना है। मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। कुछ इतना कहकर निक वहाँ से चला गया और चंदा के दिमाग साए साए करके हिल रहा था। आंखें फाड़े बस उसे जाते देखती रह गई। उसके दिल दिमाग में निक के कहे शब्द बार बार उसके जेहन में ख्याल में आ रहे थे, टकरा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या यह सपना है या हकीकत। दिमाग सन हो गए थे, उसकी होश उड़ गई थी। अब करमनगर शांति विला एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमान आ जा रहे थे। डेकोरेशन से एक निहायत ही खूबसूरत डेकोरेशन लगा हुआ था। बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े लोग और बिजनेसमैन और खूबसूरत जोड़ी आ जा रहे थे। निक अपनी माँ को इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए खूब तैयारी कर रहा था। सुबह से ही तैयारी में जुट गया था और निक के ही योगदान थी इतनी खूबसूरत शांति विला को सजाने के लिए। इधर चंदा का मन मंचलित हो रहा था। निक उसे बुलाया था, इस असमंजस में पड़ी हुई थी कि चंदा के मन बेचैनी और रोचकता से भर गया, सिर्फ यह सोचकर कि निक से मिलने जाए कि न जाए। एक तरंग चंदा के अंदर दौड़ रही थी, जैसे हवा किसी तेज प्रवाह के साथ बह रही हो। यह कैसा आभास है। पहली बार चंदा के मुख पर हंसी का साता फूट रहा था। वो एक नई किशोरी की तरह उन्मुखता महसूस कर रही थी, जैसे उसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। फिर खुद ही अपने मन से ख्याल करती है, नहीं, क्या यह एहसास शब्दों का आकर्षण तो नहीं? क्या उसके फैमिली जब मुझे देखेंगे तो मेरी सूरत देख भाग तो नहीं जाएंगे? कैसे करूंगी मैं यह सब सहन? चंदा के मन में अनेक विचार आ रहे थे, लेकिन निक के कहे शब्द उसके अर्तमन में गुज रहे थे। वो न चाहते हुए भी खींची चली जा रही थी। अंत में चंदा के दिमाग उसके हद से हार मान ली थी और चल पड़ी निक से मिलने, उस पार्टी में शामिल होने के लिए। रात को 10 बज चुके थे। इधर शांति मेंशन गाने और मेहमानों से गूंज रहे थे। सब मेहमान गेस्ट खचाखच से भरे हुए थे और कुछ नौजवान जोड़ियां शराब और शबाब में डूबे हुए थे और कुछ गाने के धुन पर थिरक रहे थे। शराब और शबाब में डूबे हुए थे ही, लेकिन निक के दिलों के किसी और के इंतजार था। बेचैनी और बेबसी बढ़ती जा रही थी। हर तरफ हर आने वाले गेस्ट पर दरवाजे के सामने नजर ताक रही थी। अंत निक के सब्र टूटी और सामने से चंदा दिखाई दी आते हुए। एक हाथ में गुलदस्ता लिए हुए, नीचे से ऊपर तक ब्लू कलर की गाउन, बालों के जूड़े की शक्ल दी थी और होठ पर गुलाबी लिपस्टिक, मतलब अपनी तरफ से मेकअप पूरी तैयारी की थी। हेलो एवरीवन, शांति मेंशन के मालिक ने निक के पापा माइक उठाकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमानों के उसकी तरफ नज़र जाती है और वह बहुत ही मीठे शब्दों में और अच्छे अंदाज में बोलते हैं। एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ आप सभी को पसंद आने वाला है। यह है एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, यह है मेरे इकलौते बेटे के होने वाली अर्धांगिनी, यानी मेरी बहू, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अनमोल और खूबसूरत लड़की जो मेरे बेटे के लिए है। तालियां से सारा माहौल गड़गड़ा उठा और सभी के चेहरे पर एक खुशी के फव्वारे उड़ रहे थे, सिवाय एक चेहरे की, चंदा की, जो शांति मेंशन पार्टी में कदम रखते ही ऐसे स्वागत हुई थी उसकी।
इन शब्दों से चंदा भी महसूस कर रही थी कि निक के पापा जिस लड़की की तरफ इशारा करके अनाउंसमेंट कर रहे थे वह वाकई इस दुनिया की बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके सामने खुद को एक छोटी और बौनी महसूस कर रही थी। चंदा की होठ पर फीकी मुस्कान और आंखों में आंसू छलछला रहे थे। फिर भी भीड़ में जाकर शामिल हो जाती है। अनाउंसमेंट को सुनकर निक एकदम से सन्न हो जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस आंखें फाड़े फाड़े चंदा को देखे जा रहा था। आश्चर्यचकित चेहरे की हवाइयाँ उड़ रहे थे और चंदा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके दिल बैठे जा रही थी, होठ काँप रहे थे, आंखों से आंसू संभलने से भी संभल नहीं रहे थे। बहुत धीमी कदमों से उस पार्टी से निकल जाती है। अब रात के 12 बज रहे थे। निक के फ़ोन की घंटी बजती है। निक अपने फ़ोन पर नाम पढ़कर बहुत ही शांत स्वर में फ़ोन उठाता है और स्वाभाविक शब्दों में प्रणाम बोलता है। उधर से बोलने वाली बहुत ही मीठी शब्दों में बोलती है, बेटा क्या चंदा वहाँ से निकली है? क्योंकि अभी तक घर नहीं पहुँची। यह सुनते ही निक चौंक जाता है। उसकी आंखों सिकुड़ कर गोल हो जाती है। हैरान परेशान सा फ़ोन को अपनी पैंट में रखता है और पार्टी छोड़कर निकल जाता है। चारों तरफ चंदा को ढूंढता है, देखता है उसके घर, उसके बगीचे, उसके पीछे कहीं चंदा नज़र नहीं आती। अंधेरे में उसको कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। फिर भी अपने फ़ोन के टॉर्च जलाकर पागलों की तरह ढूंढता है। आंसुओं से उसकी आंखें सूजी हुई थी। एकाएक उसकी नज़र जाती है टेरेस पर दौड़कर जाता है। वहाँ देखता है कि चंदा बेहोश पड़ी है, पैर खून से सना हुआ लहूलुहान है। एक हाथ में शराब का बोतल, दूसरे हाथ में जहर। निक के नज़र पड़ते ही आंखें सिकुड़ कर गोल हो जाती है। जल्दी से दौड़कर चंदा करीब जाता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि इसने कुछ गलत कर ली है और जल्दी से गोद उठाकर बिना चप्पल के दौड़ते गिरते पहुंचता है पास के अस्पताल में। अब सुबह के 6 बज रहे थे। चंदा को हल्का हल्का होश आ रहा था। हल्का हल्का पलकें खोल रही थी। कभी पलकें मिटी तो पूरी तरह खोलने की कोशिश कर रही थी और रात की घटना याद आ गई थी उसे, पर उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रहे थे कि उसने जिंदा क्यों बच गई। वह बोझिल और उदासी चेहरे से अपनी नज़रों को पूरे रूम में इधर उधर घुमाई। एकाएक उसकी नज़र कुछ दूरी पर एक स्ट्रेचर पर गई जहां कुछ डॉक्टर और 2 नर्सें एक बॉडी को लेकर जा रहे थे। उसके बाद उसकी आंखें रुक गई उस बॉडी पर और फटी के फटी रह गई उसकी आंखें। उसने अपनी आंखों को फिर से निचोड़ के देखी। अब उसे यकीन हो गया इस स्ट्रेचर वाली बॉडी निक की ही है। उसने झट से अपनी माँ की तरफ सवालिया और पूछने वाले अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखी। उसकी पूरी बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हताश और आंखें फाड़े बस उसे देखी जा रही थी और हैरान परेशान सा उसकी होश उड़ गए। उसकी इस वक्त की जितनी भी दर्द और तकलीफ़ें थे सब दूर हो जाती है और अपनी माँ से बौखलाकर पूछती है, माँ निक को क्या हुआ? उसकी माँ उसे उसके चेहरे को सहलाते हुए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बताती है, निक की हालत तुम्हारी कारण हुई है बेटी। चंदा अपनी माँ की तरफ आंखों फाड़ कर देखी, पूछने वाली अंदाज में, मेरे कारण क्यों? उसकी माँ ने देविका ने बताती है, बेटा तुम्हारे कारण ही, क्योंकि तुम जब शराब में जहर मिलाकर पी गई थी तो तुम्हारी पूरी बॉडी में शरीर में जहर फैल गया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बॉडी में से शरीर से सभी खून को निकालना ज़रूरी हो गया था, बहुत ज़रूरी। और इतना सारी ब्लड खून देने के लिए कोई तैयार नहीं थी। तब निक ने अपने शरीर का सारा खून तुम में ट्रांसफ़र करवा दिया। देविका ने हिचकी लेते हुए इस बात को फिर से दोहराई। डॉक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर रहा था, पर निक ने अपनी बंदूक की नोक पर डॉक्टर से ऐसा करवाया। एक लंबी सांस लेकर चंदा की माँ ने बात को ख़त्म की। तभी उसे महसूस हुआ कि चंदा के हाथ उसके हाथ में चिपचिपा और एकदम से बर्फ़ की तरह ठंड महसूस हुई। फिर चंदा की तरफ देखी उसकी माँ। चंदा की आंखें पथरा सी गई थी और धड़कन बंद हो गए थे। उसकी माँ ने चिल्लाकर डॉक्टर को आवाज़ लगाई। डॉक्टर आए और फ़ौरन एडमिट किया। अब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने बताया उसकी माँ से कि चंदा को पैरालाइज हो गया है, कोमा में चली गई हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। कभी
वह कोमा से बाहर नहीं निकल पाएंगी। एक बहुत बड़ा गहरा सदमा और झटका लगा है। चंदा की माँ समझ गई कि दोनों में कितनी मोहब्बत थी। एक जिस्म दो जान। यहीं तक कहानी ख़त्म होती है।